तो आज की जो मंडे नाइट रॉ थी, ये जो ट्रिपल एच के कंट्रोल में है, इससे फैंस डिसअपॉइंटेड थे। वीडियो के एंड में आप लोग मुझे बताना क्या सच में कुछ ऐसा था, और बाद में हम लोग रोमन रेंस एंड उस चीज़ों के बारे में काफ़ी सारी बात करेंगे। तो जो हमको सबसे पहले शो की स्टार्टिंग है वो एजे स्टाइल्स एंड जिगलर वर्सेस जजमेंट डे के मैच के साथ देखने को मिलती है। अब ये तो आपको पता ही है कि डब्ल्यूडब्ल्यू जो है ट्रिपल एच के कंट्रोल में आने के बाद से थोड़े से रैंडम मैच ज़्यादा बना रही है, तो ये भी रैंडम मैच था। एंड क्योंकि जजमेंट डे इस समय मतलब वो टीम ही नहीं है कोई, तो उसको क्या ही जिता थे, जजमेंट डे यहाँ पर जो है विक्ट्री ले जाता है। लेकिन ये मैच के अंदर क्या हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, इंपॉर्टेंट थी इसके बाद की चीज़ जो हमको देखने को मिलती है जब एज एंट्री कर रहे होते हैं एरिना के अंदर। और ये चीज़ देख के जो है जजमेंट डे दोबारा से रिंग में चली जाती है और वो कहते हैं कि अगर एज तू यहाँ पे ही है तो इस बार तो अपने होम टाउन में है नहीं, तेरे को बचाने के लिए कोई आएगा नहीं, तो जल्दी से तू यहाँ पे आ जा। एज का थीम सॉन्ग प्ले होता है, रिंग के अंदर आते हैं और इसके बाद हमको इनके बीच में बातें सुनने को मिलती हैं। एज कहते हैं डेविड पीस से कि तो हमेशा सिंगल ही रहेगा, वो अपनी वाइफ को जो है बैड एज कहती है। इनके बीच में बातें होती हैं, फिर वो दोबारा से एज को रिंग में आने के लिए कहते हैं और एज कहते हैं यार तुम मेरे साथ जजमेंट डे में थे, तुमने मेरे से बहुत सारी लर्निंग सीखी, लेकिन एक चीज तुमने सीखी नहीं क्या, मैं अकेला नहीं आया हूँ, ऐसा कह के उन्होंने कहा। और पीछे से कैंडल स्टिक से मिस्टीरियोस खड़े होते हैं, यानी कि रे मिस्टीरियो एंड डोमिनिक। और उसके बाद जो है ये एक दूसरे को मारने लग गए, भिड़ने लग गए, सब कुछ ऐसे कैंडल स्टिक से अटैक हो रहा है। लेकिन रिंग के अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज थी, क्योंकि एक बात आप नोटिस करो, उधर वाली टीम में एज वाली टीम में तीनों मेल हैं और इधर यहाँ पे जो रियर रिप्ले है वो फीमेल है। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू बुक उनको ऐसे करती है कि वो मेल को भी उठा के पटक दे। तो ये चीज़ हमने आज भी कहीं ना कहीं देखी, मतलब पटका नहीं ऐसे, लेकिन क्या होता है कैंडो स्टिक के साथ डोमिनिक होते हैं और पता नहीं रियर ने कैसे उनको बहला फुसला लिया, समझ नहीं आ रही है चीज़ कि मतलब क्या उन्होंने ऐसा किया। वो कैंडो स्टिक वो जो है अपने हाथ से रियर रिप्ली के हाथ में दे देते हैं और उसके बाद जो है जो पूरी जजमेंट डे है उनको वहाँ वो थोड़ा सा सरक रहे हैं वहाँ से, और एज और मिस्टीरियस जो है रिंग के अंदर है। तो ये काफ़ी अजीब सी चीज़ लगी। वैसे मैं आपको बताया था कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने ऑफिशियली मैच अनाउंस कर दिया है एज एंड रे मिस्टीरियो वर्सेस जजमेंट डे का। तो ये मैच जो है क्लैश एट द कैसल के अंदर होने वाला है और कहीं ना कहीं ये इसका एक बिल्ड था। ओपनिंग ओके सी लगी मुझे, ज़्यादा कुछ ऐसा बिल्कुल भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी यहाँ पर लगाने की डब्ल्यूडब्ल्यू ने किया हो। इसके बाद यार ट्रिपल एच तुमने क्या कर दिया, ये एक्सपेक्टेड नहीं था बिल्कुल भी। आस्का, एलेक्सा ब्लिस एंड बियांका ब्लेयर जो टीम है इनकी क्लैश एट द कैसल में लड़ने भी वाले हैं, इनको लोकल टैलेंट से साथ लड़वा दिया भाई। अब ये चीज़ यार विंस मैकमैन करें तो सही भी लगता है। ट्रिपल एच की इसमें मतलब ये बेसिकली सिर्फ इसलिए था कि हाँ थोड़ा सा तुम वार्म अप कर लो, क्योंकि तुमको जो है 6 विमेन टैग टीम मैच के अंदर रेसल करना है। तो ये मुझे पसंद नहीं आया। मैंने ऑब्वियसली विक्ट्री यहाँ पर जो है आस्का, एलेक्सा ब्लिस एंड बियांका ब्लेयर को ही मिलती है। नेक्स्ट जो सेगमेंट आता है वो बड़ा इंटरेस्टिंग था, और देखो कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है यहाँ पर, लेकिन कैसे चीज़ों को एंटरटेनिंग बनाया जाता है वो हमको इस सेगमेंट से पता चलता है। कर्ट एंगल सबसे पहले रिंग में आते हैं, वो बताते हैं कि भाई अब वो अपने होम टाउन पिट्सबर्ग में है, फिर वो सबको हाइप कर रहे हैं क्लैश एट द कैसल के लिए। लेकिन तभी शूश करके हमको एंट्री देखने को मिलती है अल्फा एकेडमी की। सबसे पहले तो जो गेबल हैं, चैट गेबल जो है उन्होंने तारीफें कर दी कर्ट एंगल की कि जब मैं राह पर चला था ओलंपिक्स में तो मैंने जो है तुमको इंस्पिरेशन माना, ऐसे वैसे ये वो वगैरह वगैरह। और वो कहते हैं कि चल ठीक है अब तू भी आप भी अल्फा एकेडमी में आ जाइए, क्योंकि आप आएंगे तो अच्छी चीज़ होगी हमारे लिए। वो अपनी जो जैकेट है वो सामने कर्ट एंगल के रखते हैं, कर्ट एंगल उस जैकेट को नहीं पहनते और वो उनके सामने फेंक देते हैं। और ओटिस एंड गेबल एक दूसरे को देखते हैं कि हमने सही चीज़ देखी, तो वो कहते हैं ये तुमने किया, ये सच है, ये ट्रू है। तो इसमें कर्ट एंगल अपना कैच फ्रेज बोलते हैं, यस इट इज़ ट्रू, इट इज़ डैम ट्रू। और कर्ट एंगल को यूज तक के चैंट बैच बराबर लग रहे थे। वो सुन के मतलब पुरानी यादें ऐसे ताज़ा हो जाती हैं शुरुआत के टाइम की, और वो जो 2017 के टाइम पर हमको ज़्यादा कर्ट एंगल देखने को मिलते थे एज जनरल मैनेजर। उसके बाद क्या होता है कि ओटिस को कहा जाता है कि ओटिस जरा बताना कर्ट एंगल को जब कोई बंदा ऐसे करता है तो उसके साथ क्या होता है। अब इससे पहले कि कुछ होता है, स्ट्रीट प्रॉफिट्स का यहाँ पर थीम सॉन्ग प्ले होता है, स्ट्रीट प्रॉफिट्स यहाँ पर आ जाती है और डील होती है कि अब मैच स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस अल्फा एकेडमी का होगा। और अगर स्ट्रीट प्रॉफिट्स मैच को नहीं जीत पाती, यानी कि अल्फा एकेडमी जीतती है, तो कर्ट एंगल को ज्वाइन करना पड़ जाएगा अल्फा एकेडमी को। ठीक है, मैच शुरू हो जाता है, अच्छा था। और भाई इस पूरे मैच में आपने कुछ देखा है ना देखा, एक बार जाके वो चीज़ जरूर देखना, वो जो एंजेलो डॉकिंस ने ओटिस को कमेंट्री टेबल के ऊपर उड़ा के फेंका। भाई इतनी ताकत कहाँ से लाया वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा। क्या अंदर से कोई हल्का आके बैठ गया था उनके अंदर, वो मुझे बिल्कुल नहीं समझ आया। पता नहीं कैसे भाई ओटिस इतना भारी बंदा है, वो कैसे उड़ा। तो वो तो मैंने उसको 12 पीछे आगे करके देखा कि सच में हुआ है ये। तो ये बड़ा इंप्रेसिव चीज़ लगी मुझे इस वाले मैच से। बाकी मैच तो अच्छा था ही, और एंड में जो है ऑब्वियसली स्ट्रीट प्रॉफिट्स ने यहाँ पर अपने स्प्लैश के साथ इस मैच को जीत लिया। मैच के एंड में वो जो अपना कप होता है जिसमें वो पीते हैं, क्या करते हैं स्ट्रीट प्रॉफिट्स, वो देते हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कर्ट एंगल को। उन्होंने कहा मेरे पास अपना जुगाड़ है। और आपको याद ही होगा पुराने टाइम से जो कर्ट एंगल है वो मिल्क पीने के काफ़ी फ़ैन है, तो वो चीज़ हमको यहाँ पर भी देखने को मिलती है। वो मिल्क ऑफर करते हैं, उसके बाद तीनों मिलकर मिल्क पी रहे हैं, गिरा रहे हैं, फेंक रहे हैं, मिल्क पार्टी यहाँ पर हो रही है। तो ये काफ़ी एंटरटेनिंग सेगमेंट था, भले ही यहाँ पर कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं था, बट हाँ इसको देखने में काफ़ी मज़ा आया।
नेक्स्ट सेथ रॉलिंस एंड रिडल का इंटरव्यू, लेकिन इंटरव्यू से पहले हमको बैक स्टेज की क्लिप देखने को मिलती है जो कि WWE पता कैसे दिखाने की कोशिश कर रही है, हमने इसको फिल्म नहीं किया, ये तो गलती से फिल्म हो गया, जबकि एक्चुअल में WWE ने उसको फिल्म किया था अपने कुछ ऊपर के कैमराज से। वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे दोनों इतने ज़्यादा एक दूसरे के अंदर, एक दूसरे को मारने के अंदर घुस चुके हैं कि अब एक दूसरे को छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल भी। तो ये पार्किंग लॉट में लड़ रहे हैं, उसके बाद इनका इंटरव्यू होता है, कोरियोग्राफ्स कर रहे होते हैं अलग अलग बैठा के, क्योंकि साथ में रख देंगे तो भाई दोनों एक दूसरे को फोड़ देंगे, ऐसा करके WWE दिखा रही थी। तो क्या होता है, देखो बातें यहाँ पर वही होती हैं, सेथ रॉलिंस के बारे में कहते हैं कि भाई तेरा क्या हाल किया कोडी रोड्स ने, रोमन रेंस ने, ऐसे तुझे धो दिया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। रिडल के बारे में भी वो बातें बोल रहे हैं। ये जो इंटरव्यू जब तक ऑन एयर था तब तक सही था, इसमें ज़्यादा कुछ ऐसी बातें नहीं थी, लेकिन WWE ने अगेन ऐसा दिखाने की कोशिश करी कि ये हम दिखाना नहीं चाह रहे, लेकिन दिख गया, क्योंकि इनका सेगमेंट यहीं पर ख़त्म हो जाता है जब रिडल कहते हैं सेथ रॉलिंस से कि तुम्हारे मैरिज में जो मैन है वो बेकी लिंच है, मतलब एक तरीके से नामर्द या फिर कुछ तो उन्होंने कह दिया सेथ रॉलिंस को ऐसे करके। अब सेथ रॉलिंस के दिल में वो बात दब गई, चुप गई। उन्होंने जब ये सारा इंटरव्यू खत्म हो गया उसके बाद उनके डिवोर्स की बात छेड़ दी, उनके बच्चों के जाने की बात छेड़ दी, और इस पर जो रिडल भड़के उन्होंने एफ वर्ड का यूज़ किया, ऐसे बोल रहे हैं वैसे बोल रहे हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं WWE ने ऐसा दिखाने की कोशिश करी कि ये मूवमेंट ऑन एयर जाना नहीं था, लेकिन ये चला गया। और इस पर कमेंट्री की तरफ से बोलते हैं कि वो अपोलोजाइज करते हैं बैड वर्ड्स के लिए, जो कि हमको सुनने को मिले। भाई क्यों अपोलोजाइज कर रहे हो, ये इंटेंसिटी तो हमको चाहिए। तो ये भी काफ़ी बढ़िया चीज़ WWE ने कभी अभी ऑफ एयर जाने के बाद भी कुछ हुआ, मैं उनसे डिस्कस करूँगा थोड़ी देर में। लेकिन नेक्स्ट मैच आता है बॉबी लैशली वर्सेज द मिज के बीच में, और पता नहीं क्यों इस मैच को देख के मुझे ऐसा लगा कि यार ये मिज अचानक से इतने डोमिनेंट क्यों लग रहे हैं, मतलब लैशली को वो मार रहे हैं और लैशली ज़्यादा कुछ कर भी नहीं पा रहे, पता नहीं समझ नहीं आया। लेकिन फिर वही डेक्स्टर ल्यूमिस का हाथ आता है जो कि बहुत दूर से था, मिज उस पर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, पीछे से हर्ट लॉक लगता है, काम तमाम हो गया और लैशली यहाँ पर जो मैच को जीत गया। ठीक है, बस यही था यहाँ पे। नेक्स्ट आती है ब्लड लाइन विदाउट रोमन रेंस, ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। ऊसोस एंड सैमी ज़ेन आते हैं, यहाँ पर ऊसोस बात करते हैं भाई कैसे 700 इतने दिनों का रोमन रेंस का रेन हो गया, नेक्स्ट वीक हम इसको सेलिब्रेट करेंगे। सैमी ज़ेन भी कहते हैं कि मैं सबसे बढ़िया अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियंस के साथ खड़ा हुआ हूँ। एंड गेस व्हाट, किसने यहाँ पर आकर इंटरप्ट किया ब्लड लाइन को, नाम कोई और नहीं बल्कि सैमी ज़ेन के गुड फ्रेंड या फिर फॉर्मर गुड फ्रेंड या फिर जो भी आपको कहना हो, केविन ओवंस यहाँ पर आते हैं। और केविन ओवंस सिंपली एक ही चीज़ बोल रहे होते हैं, यार सैमी ज़ेन तुझे हो क्या गया है, तू तो ऐसा नहीं था, मुझे देख के तुझे अजीब सा लग रहा है, शर्म आ रही है कि तू ऐसा क्या बन गया, तू किन के साथ लगा हुआ है, इन लोगों के साथ, ये कोई केयर नहीं करता। वो फिर सैमी ज़ेन जताते हैं भाई जिमी ऊसो देखो उनसे ताली बजा के मैं ऐसे कर रहा हूँ, जे ऊसो ऑब्वियसली उनके साथ ताली वाली कुछ बजाते नहीं है, लेकिन मुझे किया था उन्होंने, वो काफ़ी सही लगा मुझे ताली बजाने वाला सीन। और वो कहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंटली रोमन रेंस मुझे पसंद करता है। इसके बाद केविन ओवंस ने कहा कि यार ये रोमन रेंस का जो रेंज चल रहा है ना, ये 18 महीनों पहले मैंने एंड कर दिया होता अगर ये जे ऊसो बीच में ना टपकता, ये फैमिली वाली चीज़ें ना टपकती। और अब टारगेट जो केविन ओवंस है वो जे ऊसो को बनाने लग रहे हैं। सैमी ज़ेन कहते हैं यार देख चुप हो जा, ऐसा सही नहीं रहेगा, मत बोल, ये तुझे मार देगा खाली में। तो केविन ओवंस और बुरी बात कहते हैं, वो कहते हैं इस बंदे ने रोमन रेंस के पिछवाड़े में अपना सिर दिया हुआ है इतना टाइम से, ऐसा कह के उन्होंने पूरा छेड़ दिया जे ऊसो को। उसके बाद माइक वाइक फेंकते हैं, रेफरी आता है, दोनों के बीच मैच स्टार्ट होता है। और इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर यही थी देखने के लिए कि सैमी ज़ेन यहाँ पर अब केविन ओवंस, क्योंकि उनके दोस्त वगैरह तो हैं ही या थे या जो भी है, तो क्या करेंगे, तो ये एक प्लान बनाते हैं कि उधर से जिमी ऊसो डिस्ट्रैक्ट करेंगे रेफरी को, यहाँ से जे ऊसो और जो सैमी ज़ेन है वो स्टील चेयर मार देंगे। हालांकि केविन ओवंस को मारने की हिम्मत नहीं हुई सैमी ज़ेन की, और इस चक्कर में क्या हुआ, उल्टा स्टनर खा के खुद ही जे ऊसो बैठ गए और मैच को हार गए। और मैच के बाद फिर वही है, दिक्कतें खड़ी हो रही हैं कि भाई सैमी ज़ेन तूने ये क्या किया, ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों किया। तो क्लियरली यहाँ से हमको पता लग रहा है कि सैमी ज़ेन एंड केविन ओवंस एक तरफ आने वाले हैं और ऊसोस एक तरफ आने वाले हैं, और डेफिनेटली इनकी जो फ्यूड है वो हमको देखने को मिलेगी। इसकी शुरुआत यहाँ से हो चुकी है, ये क्लियरली पता लग रहा है। बट सैमी ज़ेन किस तरीके से ब्लड लाइन से अलग होंगे वो एक देखना इंटरेस्टिंग पॉइंट होगा। और शो के मेन इवेंट के अंदर विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच था, टूर्नामेंट का फाइनल हो गया था डेकोटा काय और इयो स्काई और अलिया और रकेल गोंजालेस रोड्रिगोस के बीच में। तो भाई इस मैच का फिनिश पता नहीं ये बॉस था या स्क्रिप्टेड था, क्या हुआ, पिन यहाँ पर करना था। किसको पिन किया उन्होंने, डेकोटा काय को पिन किया, जबकि वो लीगल नहीं थी, इयो स्काई थी आई थिंक, ऐसा ही कुछ था। जिसको पिन करना था उसको पिन नहीं हुआ, तो लीगल कंपेटिटर पिन नहीं हुआ, लेकिन मैच का रिजल्ट निकल गया और जो चैंपियंस हैं वो आलिया और रकेल बन गए। इस मैच में हमको वो भी देखने को मिलती हैं तीनों सुपरस्टार्स, एलेक्सा ब्लिस एंड बियांका ब्लेयर, जो कि बेली को साइड लगा देती हैं और उसके बाद रिंग में 5 के 5 जो है स्टैंड टॉल करके सेलिब्रेट करनी है। तो ये थोड़ा मंडे नाइट रॉ का एपिसोड वैसा नहीं था जैसे ट्रिपल एच के कंट्रोल में हमने रिसेंट के एपिसोड देखे, कुछ डल चीज़ें थी। हालांकि अगर मैं विंस मैकमैन के टाइम से कंपेयर करूं तो ऐसा भी नहीं है कि भाई बिल्कुल उस लेवल का था, लेकिन हम ट्रिपल एच से जैसा एक्सपेक्ट करते हैं वैसा नहीं था। खैर गाइस, ये मंडे नाइट रॉ की बात की, अभी मैं आपको और भी कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें बताता हूँ। मंडे नाइट रॉ के ऑफ एयर जाने के बाद क्या हुआ,
आप लोग इस क्लिप के अंदर देख सकते हो भाई, यहाँ पर रिडल और सेथ रॉलिंस आकर लड़ रहे हैं। यहाँ पे जो स्पाइक डीडीटी होती है रैंडी ऑर्टन की, वो लगाने की कोशिश की, हालांकि लो ब्लॉक उन्होंने खा लिया। और फिर जब वो कर्ब स्टॉर्म के लिए जा रहे होते तो रिडल ने हवा में एकदम पॉज लेके, ऐसा लग रहा है सेकंड्स उन्होंने रोक दिए और उन्होंने जो आरक्यू लगा के सेथ रॉलिंस को वहां से भगा दिया। तो ये चीज़ जो है WWE ने रॉ के ऑफ एयर जाने के बाद दिखाई। इसके अलावा आज की मंडे नाइट रॉ के अंदर हमको कुछ ग्लिचेस भी देखने को मिले जो कि LED बैरिकेड पर थे, ग्राफिक्स के अंदर थे। अब इससे क्या हम मान सकते हैं, ग्लिचेस एंड ब्रे वाइट का कनेक्शन, ये फैंस जो है स्पेकुलेट कर रहे हैं इंटरनेट के ऊपर, एंड देखते हैं फिर अब क्या मतलब बनता है इन चीज़ों का। लेकिन हाँ, ये ग्लिच जो है इंटेंशनली किए गए थे, ऐसा क्लियरली पता लग रहा है, क्योंकि ये हर जगह थे। ऐसा कभी कभी ऐसा होता है ना, किसी ब्रॉडकास्टिंग के ऊपर ही हो रहा है, बाकी अलग कंट्री के अंदर नहीं है, लेकिन ये सब जगह हमको चीज़ देखने को मिली। इसका मतलब ये चीज़ WWE ने अपने प्रोडक्शन ट्रक से जानबूझ के फीड करी थी। तो फिर देखते हैं क्या होता है। ब्रॉन स्ट्रोमैन के भी बारे में आपको बताया था कि फाइटफुल की तरफ से ये रिपोर्ट आई है कि ब्रॉन स्ट्रोमैन का जो पोटेंशियल रिटर्न है वो डिस्कस किया जा रहा है WWE के अंदर। तो हो सकता है आपको बहुत जल्दी भी वो देखने को मिल जाए। लेकिन आज की जो फाइनल स्टोरी है गाइस, वो आती है रेसल वोर्ड्स की तरफ से, और आप लोग सीधा उनका ट्वीट देख लो। रेसल वोर्ड्स कितना अच्छा सोर्स आपको पता ही है। अगर हम स्पॉयलर्स की बात करें, फिर आगे चीज़ों को जानने की बात करें, उन्होंने ये कहा कि हमने बहुत टाइम बाद ऐसा सुना है कि देयर हैज़ बीन सम डिस्कशन क्रिएटिवली रिगार्डिंग रोमन रेंस ड्रॉपिंग द टाइटल्स। और उन्होंने यहाँ पर ये भी कहा कि जो फाइनल कॉल है वो सैटरडे का कार्डिफ के टाइम पे होगा। शुड बी एन इंटरेस्टिंग वीक अहेड। तो भाई रेसल वोर्ड्स की तरफ से भी ये बात आना है कि रोमन रेंस अपनी चैंपियनशिप हार सकते हैं। डेफिनेटली अब सच में रोमन रेंस का जो रेन है उसको खतरा हो गया है, और जो हम सारी बातें सुन रहे हैं वो सही है कि रोमन रेंस अपनी चैंपियनशिप हार सकते हैं। हालांकि जो फाइनल कॉल है वो क्लैश एट द कैसल के अंदर दिया जाएगा। लेकिन रेसल वोर्ड्स भी अगर इस बात को रिपोर्ट कर रहा है कि रोमन रेंस की चैंपियनशिप जा सकते तो डेफिनेटली इसको सीरियस लेने की बात है। खैर गाइस, आज की वीडियो यहीं तक की थी। आज आपको वीडियो देखने को मिल गई जो कि काफी अच्छी बात है। तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।